नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। जल्दी से जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे और जल्दी से शुरुआत करेंगे ताकि अपना जल्दी से कोर्स हो सके। पिछली वाली जो क्लास लगी थी राजस्थान हिस्ट्री की, क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो है मेवाड़। वीरों की भूमि कही जाने वाली मेवाड़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वीरांगनाएं भी हुई है और वीर सपूत पैदा हुए हैं और अपनी जान शान आन बान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। बड़े बड़े जो शासक हुए हैं यहीं से निकले हैं और पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में अगर किसी की ख्याति है तो वो है मेवाड़ की। ठीक है, चलो उसी की अपन बात कर रहे थे। और आज जो पिछली वाली क्लास लगी थी जिसमें समर सिंह पढ़ाया था मैंने, उस समर सिंह के बाद अपन बात कर रहे थे रावल रतन सिंह के बारे में। समर सिंह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था, रावण के भाई के नाम था कुंभकर्ण, जो कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और नेपाल में उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना करी थी, तो वो तो गए वहां पर। अब बचे कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह अपने पिता के बाद शासक बन जाते हैं। कहाँ के? मेवाड़ के। तो ज्यादा समय तक शासक नहीं बनते। सबसे पहले शासक का भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सी जगह आपको 1301 मिलेगा। 1301 वो गलत है। 1302 से 1303 आता है, बिल्कुल राइट ये है। ठीक है, 1302 में शासक रहे थे 1303 तक। 1303 में मेवाड़ का प्रथम युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं रावल रतन सिंह। और अंतिम रावल शाखा के शासक, प्रतापी शासक होते हैं कौन? रावल रतन सिंह। यहाँ से गोहिल वंश की जो रावल शाखा है वो समाप्त हो जाती है। और इनके बाद जो 1326 में शासक बनेंगे वो बनेंगे राणा हमीर सिंह, जो सिसोदा में सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी और राणा शाखा की स्थापना करी थी। और राणा शाखा के ही प्रथम यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन कहलाएंगे? राणा हमीर सिंह सिसोदिया। और उन्हीं के वंशज होते हैं कौन? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा सांगा। चलिए यहां से बात करते हैं। मैंने आपको दो लाइनें लिखाई थी कि मेवाड़ का प्रथम युद्ध और प्रथम जौहर किसके समय हुआ था? रावल रतन सिंह के समय हुआ था। और रावल रतन सिंह की अगर बात करें तो इनके बारे में मैंने दो लाइनें आपको लिखा दी थी। प्रथम जौहर हुआ था जो पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया था। 1600 स्त्रियों के साथ जौहर करने वाली एकमात्र स्त्री थी, एकमात्र रानी थी। कहाँ की? मेवाड़ की। प्रथम जौहर हुआ था कहाँ का? मेवाड़ का। कितने जौहर हुए थे? एकमात्र अगर राजवंश है मेवाड़ का जहां पर सर्वाधिक मात्रा में यानी कि 3 जौहर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कब कब? एक तो 1303 में मिलेगा, एक 1534 में मिलेगा और एक 1567-68 में मिलेगा। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, पूरी कहानी आपको लेके चलूंगा। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं रावल रतन सिंह की। ठीक है, रावल रतन सिंह, इनके पिता कौन थे? समर सिंह। समर सिंह के पहले पुत्र थे रावल रतन सिंह। दूसरे पुत्र कौन थे? कुंभकर्ण थे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह की पत्नी के बारे में अपन बात करते हैं। पत्नी कौन थी इनकी? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी। इसका भी कंफ्यूज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको कहीं पर पद्मावती मिल जाता है तो हिंदी के ग्रंथ में रानी पद्मिनी को क्या बताया गया है? पद्मावती बताया गया है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी दीपिका पादुकोण की और शाहिद कपूर की, जिसमें उस मूवी का नाम पद्मिनी नहीं है, पद्मावती है। ठीक है, तो वो हिंदी का ग्रंथ था जिसमें पद्मिनी का नाम क्या बताया गया है? पद्मावती बताया गया। कौन थी ये? श्रीलंका की राजकुमारी थी। श्रीलंका की क्या थी ये? राजकुमारी। और इनके पिता का नाम क्या था? राजा गंधर्व सिंह, जो श्रीलंका के राजा थे और उनकी ही राजकुमारी पुत्री थी ये। और रानी पद्मिनी उनका नाम था। ऐसा बोलते हैं कि एक हीरामल तोता हुआ करता था। इनके तोते का नाम मैं बता देता हूं यहां पर। इनका तोता, इसका नाम क्या है? हीरामल तोता। ठीक है, और ये क्या जानता था? मानव भाषा जानता था।
देखो, आपको सबसे जो चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये है ग्रंथों के बारे में चीजें, ठीक है। ग्रंथों के बारे में आपको सबसे ज्यादा सभी पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। एक ग्रंथ हुआ था ख्वाजाइन उल फतह। ख्वाजाइन उल फतह एक ग्रंथ था जो किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। और अमीर खुसरो कौन था? मैं नाम लिखा देता हूं यहां पर, ख्वाजाइन उल फतह। आपको पता होगा इसका एक और अन्य नाम आपको मिलेगा, तारिक ए अलाई। क्या नाम है? तारिक ए अलाई। ये भी इसी का नाम है, तारिक ए अलाई, ठीक है। ये किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। रानी पद्मा, जो रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो किसने बताई गई है या किसने कही गई है? ये कही गई है एक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ ने, जिस ग्रंथ का नाम था पद्मावती, जो कब लिखा गया था? 1540 ईस्वी में लिखा गया। कहां पर लिखा गया था? शेर शाह सूरी के दरबार में लिखा गया था। कितना समय हो गया? 1300 से 1400 1500, यानी कि 250 300 साल बाद लिखा गया है। और उस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की जो, अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण कारण था वो क्या बताया गया है उस ग्रंथ में? जो मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, जो पूरा का पूरा काल्पनिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है दोस्तों? पूरा का पूरा काल्पनिक ग्रंथ है। जबकि अमीर खुसरो के द्वारा जो चित्तौड़गढ़ का या इस युद्ध का सजीव वर्णन करता है वो कौन सा ग्रंथ है? ख्वाजाइन उल फतह तारीख ए अलाई। इस ग्रंथ में बताया गया अमीर खुसरो कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था, उसका दरबारी कवि था, हमेशा साथ रहता था। और इस युद्ध में जो 1303 युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी अमीर खुसरो साथ उपस्थित था। आपको पता होगा जब 1301 में युद्ध होता है रणथंबोर में, राणा हमीर सिंह के समय, तो वहां पर भी अमीर खुसरो मौजूद था और उसने कहा था कि ऐसा दुर्ग जो देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैसी बातें कही थी मैंने आपको सारी, इतनी बातें बोल के गया अमीर खुसरो। तो ये सारी की सारी जानकारी अमीर खुसरो के ग्रंथ ख्वाजाइन उल फतह तारीख अलाई में मिलती, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सजीव वर्णन करता है। लेकिन जो पद्मिनी का जो ये हीरामल तोता, राजा गंधर्व, लंका श्रीलंका की राजकुमारी रानी पद्मिनी, ये क्योंकि जो अमीर खुसरो है उसके ग्रंथ में पद्मिनी का नाम तक नहीं है। लेकिन जो मोहम्मद जायसी की जो ग्रंथ है जो 250 साल वर्ष बाद लिखा गया था, उस ग्रंथ में ये सारी जानकारी मिलती है जो पूर्णतया काल्पनिक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो श्रीलंका की राजकुमारी पिता राजा गंधर्व सेन, इनका तोता था हीरामल तोता जो मानव भाषा बोलता था। ऐसा कहते हैं कि जो रानी पद्मिनी थी वो अत्यधिक सुंदर थी, और इनकी सुंदरता का बखान किसने किया था? हीरामल तोता ने किया था। किससे किया था? रावल रतन सिंह से किया था। तो रावल रतन सिंह जैसे ही पता चलता है कि रानी पद्मिनी इतनी अत्यधिक सुंदर है और कहाँ की राजकुमारी? श्रीलंका, तो भाई साहब रावल रतन सिंह इनके प्रेम हो जाता है और कहाँ पर पहुंच जाते हैं? कहाँ पर पहुंच जाते हैं? ये श्रीलंका पहुंच जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि 10-12 साल तक ये श्रीलंका में ही रहते हैं इनकी खोज में। और जब इनको रानी पद्मिनी मिलती है तो ये अपने प्यार का इजहार करते हैं और वहां से ये रानी पद्मिनी को विवाह करके कहाँ ले आते हैं? कहाँ ले आते हैं? चित्तौड़ ले आते हैं, ऐसा बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि जब रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि रानी पद्मिनी जब पानी पीती थी तो पानी यहाँ से गले से दिख जाता था कि हाँ पानी, इतना इनकी सुंदरता का वर्णन इस तरह से किया गया है। आप देखोगे रानी पद्मिनी के बारे में तब आपको पता चलेगा, आप पढ़ते रहना। अपने पास समय के अकॉर्डिंग जो बातें इंपॉर्टेंट है अपन उन्हीं की बात करेंगे। ये सारी की सारी जानकारी कौन देता है? मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावती से मिलती है। जबकि ख्वाजाइन उल फतह तारीख अलाई अमीर खुसरो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का और इस चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण हुआ था उसका सजीव चित्रण करता है कौन? अमीर खुसरो। अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। श्रीलंका की राजकुमार थी पिता राजा गंधर सेन और हीरामल तोता ने, इस हीरामल तोता ने ही रावल रतन सिंह से पद्मिनी का वर्णन किया, ठीक है। ये किससे वर्णन किया?
रावल रतन सिंह से। और अलाउद्दीन खिलजी से किसने किया? राघव चेतन ने किया था। किसने किया था? रावल रतन सिंह का प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्रधानमंत्री क्या नाम था इसका? राघव चेतन। राघव चेतन। ये एक क्या था? ब्राह्मण था। बुरा मत मानना, किसी को अगर ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक ये थर्ड क्लास वाला ब्राह्मण था। किस तरह से थर्ड क्लास का मतलब? ये कि निठल्ला, निकम्मा, अज्ञानी ब्राह्मण था। ऐसा कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो था, ये इनके दरबारी रावल रतन सिंह, जैसे राघव चेतन के पिताजी 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 करते, कहाँ के जो पर्टिकुलर ब्राह्मण होते हैं, जो एक पारिवारिक ब्राह्मण होते हैं, वो रावल रतन सिंह के दरबारी हुआ करते थे। तो बनना किसको था? राघव चेतन को। लेकिन ये नॉलेज में कुछ काम वाम नहीं करता था और फिर भी तनख्वाह उठा रहा था। तो इनके जो आसपास के जो लोग थे वो बुराई करने लग गए थे राघव रतन, किसकी? राघव चेतन की। ये बात किसको पता चलेगी? रतन सिंह को पता चलेगी। रतन सिंह ने क्या करा? इसको देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला। इसकी हरकतों से, यानी कि गलत हरकतें इसने कर दी थी, और इसकी बहुत सारे कारण होते हैं देश निकालने के, तो आप ज्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको राजपाट से यानी कि दरबार से निकाल देता है और गुस्सा हो जाता है राघव चेतन, और कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अब बदला तो लेना है इसको, एक दिन जरूर आऊंगा, चित्तौड़गढ़ को नष्ट कर दूंगा, ये मेरा वादा है। चला गया, ऐसे कह के आग में प्रतिज्ञा कर ली। और किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था। कब रहा था ये दिल्ली का शासक? 1316 तक रहा था और 1296 से रहा था। ठीक है, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही प्रतापी, महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। ये बात पता चल जाती है राघव चेतन को कि अलाउद्दीन खिलजी वहां को, और उसको चाहिए क्या? क्योंकि जो मोहम्मद जायसी के ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को, राघव चेतन को, जो राघव चेतन है वो पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किससे करेगा? अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध करने के लिए उकसाता है कि आप यहाँ क्या बैठे हो, वहां तो सुंदर से सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री तो वहां है, आप उसको प्राप्त करने के लिए कहां पर आक्रमण करो? मेवाड़ पर आक्रमण करो। आप जानते हो गरिमा और गर्व से बढ़कर, संस्कृति से बढ़कर राजपूतों के लिए कुछ हुआ नहीं। चाहे मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपनी गरिमा, गर्व, सम्मान इसको ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। इसी के कारण ये युद्ध होता है, ये मोहम्मद जायसी के अनुसार बताया गया। जबकि अमीर खुसरो के कारण पद्मिनी कोई कारण नहीं है, पद्मिनी का जिक्र तक नहीं है। उसने क्या युद्ध का कारण क्या बताया? साम्राज्यवादी नीति और व्यापारिक संबंध में बीच में रोड़े पसाने का कारण बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है साम्राज्यवाद नीति। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, कहां पर किया था? रणथंभौर पर। इसके बाद यहां पर किया था, फिर जालौर, फिर सिरोही, जालौर और सिवाना। तो ये सारे के सारे थे, गुजरात जा रहे थे, अभियान बनाया था, वहां पर सोना चांदी सूर लूटपाट मचा रखी थी, वो बीच में आ रहे थे और यहाँ पर युद्ध के कारण हो गए। बीच बीच में बहुत सारी स्टोरियां आपको देखने को, सुनने को भी मिली थी। ठीक है, तो ये सारी की चीजें अपन यहाँ पर बात करेंगे। पद्मिनी की बात करें तो, और बात करें अपन राघव यहाँ पर, ठीक है, राघव चेतन ये बाद में बात करेंगे, कहां पर चला गया? देश निकाला इसको। तो राघव, जो रावल रतन सिंह है, इसके सेनापति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सेनापति, गोरा और बादल। ठीक है, गोरा कौन थे? ये पद्मिनी के भाई थे। जबकि बादल कौन थे? ये चाचा थे। गोरा तो पद्मिनी के भाई हैं, और जबकि बादल कौन है? चाचा है। और ये इनके क्या थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते लड़ते मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी कहानियां भी जबरदस्त तरीके से आपको सुनने को मिलेगी। बादल महल का निर्माण करवाया, पद्मिनी महल का निर्माण करवाया। वह पद्मिनी तालाब का निर्माण करवाया था, पद्मिनी महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, पद्मिनी महल का और बादल महल का निर्माण करवाया किसने? रावल रतन सिंह ने। ठीक है, ये इतनी सी जानकारी मैंने आपको बताई। यहां तक
सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे रावल रतन सिंह के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज है? अभी मैं और ज्यादा डिटेल से बता दूंगा आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, अब रावल रतन सिंह और इनके बारे में जो जानकारी है, रावल रतन सिंह जानकारी के स्रोत के बारे में अपन बात कर लेते हैं। किसके बारे में जानकारी सर, किसके बारे में बात कर लेते हैं? जानकारी के स्रोत के बारे में। ठीक है, पहले की बात करें अपन, जैसे पहले की, तो वो है पद्मावत ग्रंथ। इसके लेखक कौन है? मोहम्मद जायसी। 1540 में लिखा था इन्होंने, और शेर शाह सूरी के दरबार में। ठीक है, पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। लिख लेना पूरा नाम, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत ग्रंथ में रावल रतन सिंह और पद्मावती के बारे में जानकारी मिलती है, और इसमें जो युद्ध का कारण बताया गया है, वो कारण बताया गया है पद्मिनी। ठीक है, इसके बारे में और बात करें, एक और आता है जानकारी के स्रोत में, दूसरे नंबर का पद्मिनी चरित्र। कौन सा चरित्र? पद्मिनी चरित्र। ठीक है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था लंदोदय। क्या नाम था? लंदोदय। इसके लेखक कौन है? लंदोदय। ठीक है, और तीसरे नंबर की अपन बात करें, तो तीसरे नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट, ख्वाजा इन उल फतह। ख्वाजा इन उल फतह, वह इसी को बोला गया है दूसरा तारीख ए लाई। इसके कौन लेखक कौन है? अमीर खुसरो। सबसे पहले इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, जो हिंदी में था। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और इनके साथ ही रहते थे, इस युद्ध में इनके साथ है। ठीक है, ये ख्वाजा उल फतह, तारीख अलाई, और एक था पद्मिनी चरित्र, और एक है पद्मावती ग्रंथ। और बात करें अपन, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या मैंने बताया आपको? जानकारी के स्रोत बताए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, तो मैंने आपको जो ग्रंथ बताया है ख्वाजा उल फतह, ये ग्रंथ लिखा था अमीर खुसरो। और जो सजीव चित्रण, देखा हुआ चित्रण जो बताया गया है, वो किसने बताया? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो के अनुसार जो युद्ध का कारण है वो पद्मिनी नहीं बताया गया है, जबकि क्या बताया गया है? साम्राज्यवाद नीति। साम्राज्यवाद नीति क्या होती है, अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, रावल रतन सिंह, मैंने बताया था आपको कि इसके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री, उसका नाम था राघव चेतन। प्रधानमंत्री बोलो या दरबारी प्रधानमंत्री? दरबारी ब्राह्मण। ठीक है, दरबारी ब्राह्मण हुआ करता था राघव चेतन। राघव चेतन की कुछ गलत तरीके, हरकतें, या गलत इसके रहने के तरीके, या इसका व्यवहार के तरीके से इसको क्या कर दिया?
अलाउद्दीन रावल रतन सिंह ने इसको क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया, यानी कि वहां से निकाल दिया, देश निकाला, ठीक है, देश निकाला दे दिया। अब राघव चेतन क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अब पद्मिनी के सारे जो भी सुंदरता का जो वर्णन था इसको भी पता था, ठीक है। तो क्या होता है कि राघव चेतन ये बोलकर चला जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, ये मेरा वादा है। आग की तपस्या लेके चला जाता है। कहाँ चला गया राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक था। ये कौन था, दिल्ली का शासक। कब तक था, 1296 से 1316 तक, ठीक है। अपने चाचा और अपने ससुर, इनकी हत्या कर दी। चाचा भी था, ससुर भी था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर। हमीर के समय जीत नहीं पाया था, तो क्या बोला था कि इस दुर्ग को मैं, या फिर आपको मैं क्या एक बाल के, मुसलमान के एक बाल के समान नहीं समझता, और ये कहकर वहां से थक के हार के आ गया था। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बात बोल के चला गया था। उनकी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और दिल्ली का शासक बन गया था, ठीक है। ये पूरी कहानी दिल्ली की। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसा नहीं है कि इसकी लालसा थी कि सारा का सारा साम्राज्य में जीत सकूं, ऐसी नहीं, बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे इसने। जो डिसीजन होते हैं ना, डिसीजन उसमें बहुत पक्का था। बहुत बार बहुत गजब गजब की स्टोरी आती, शेरशाह सूरी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोनों की कहानियां सिमिलर, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है कि ये शासक बनने के लिए क्या क्या कर देते थे और अपने डिसीजन में किस तरह से फॉलो करते थे। अपने डिसीजन लेना मतलब सब कुछ वही समझना, बहुत सारी चीजें, लेकिन अपने पास समय नहीं है इनकी बात करने का। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी और शेरशाह सूरी की स्टोरी सुनोगे तब मजा आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी से क्या करता था राघव चेतन, दोस्ती कर लेता है, इसकी चापलूसी करने लग जाता है और पद्मिनी के चरित्र के बारे में, पद्मिनी की सुंदरता के चरित्र यानी कि उसका वर्णन कर देता है, बखान करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता था पहले और अभी भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसने किया था, राघव चेतन ने किया था। इससे अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा, अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। अब क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जाएगा कहाँ पर, चित्तौड़ जाएगा। चित्तौड़ पर वो डेरे डाल के रखेगा आक्रमण करने के लिए, लेकिन कोई लाभ हानि नहीं निकलती। बाद में कुल मिला के एक मेहमान जैसी भूमिका निभाता है अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता होगा राजपूतों में कोई भी आ जाए, मेहमान मेहमान होता है, उसकी गरिमा उसका सम्मान बिल्कुल करना होना चाहिए। इस तरह जो रावल रतन सिंह है वो इनके सम्मान के लिए अलाउद्दीन खिलजी को महल में बुलाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, भोजन व्यवन की व्यवस्था करते हैं और अपना गेम टास्क खेलते रहते हैं। और इतने में ही वो एक शर्त रख देते हैं कि मैं यहाँ पर आक्रमण करूंगा, वहां पर आक्रमण करूंगा। इस तरह से डराते धमकाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता है। इतने में वो एक शर्त रख देते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दिल्ली का शासक हूँ, बहुत बड़ी सेना है मेरे पास में, अगर यहाँ पर आक्रमण नहीं चाहते हो, आप सबकी जान बचाना चाहते हो, तो एक काम है कि आपको रानी पद्मिनी को, मतलब एक बार रानी पद्मिनी उनको दिखानी होगी। किनको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो रानी पद्मिनी को एक बार देखने के लिए ये राजा रतन सिंह को, रावल रतन सिंह को बोलते हैं। तो बाद में फाइनली ये ऐसा हो जाता है कि रानी पद्मिनी को दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है कि इनको फेस टू फेस नहीं लाया जाता है, पर्दे में दिखाया जाता है, एक सेकंड के लिए इनका फेस दिखाया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी वहां पर पागल हो जाता है, इतनी सुंदरता लगी। और सुंदरता इस तरह से पागल हो जाता है कि बस इनकी सुंदरता में, इनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता में, सिर्फ एक सेकंड का इन्होंने जो चित्रण देखा था उसी में। ये कौन बता रहे, ये बता रहे मोहम्मद जायसी, जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है उसमें ये सारी जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ में ये ख्वाजा उल फतह का जो ग्रंथ है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था उसमें नहीं मिलती है ये जानकारी, ठीक है। उसमें पद्मिनी का जिक्र तक नहीं किया गया है। तो अब बाद में क्या होता है कि वो रावल रतन सिंह को क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। क्योंकि उस तरह की जो बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ये पूरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अपन इतना बात नहीं करेंगे। और इनको बंदी बना लेते हैं रावल रतन सिंह को, और रावल रतन सिंह को बंदी बनाए कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। और शर्त रख देते हैं कि रानी पद्मिनी को यहाँ लेके आइए और रावल रतन सिंह को ले जाइए, इतनी सी शर्त रख देते हैं। सेनापति कौन है, घोड़ा बादल है, ठीक है। ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको, यहाँ तक अपन चलते हैं। राघव चेतन कहाँ चल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास चल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में, और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कब किया, 1303 में। डेट याद रखना अगर पूछे तो, 26 जनवरी 1303 में। और चित्तौड़ को जीता।
को जीता और नाम रखा किसका? चित्तौड़ का खिज्रबाद। खिज्रबाद क्या नाम रखा? खिज्रबाद, क्योंकि इसके पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। उसी अपने पुत्र का नाम पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नाम रख दिया, यानी चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिज्राखाबाद या खिज्रबाद। ठीक है। और आक्रमण कब किया था? 1303 में। अब बात करते हैं अपन कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जो आक्रमण किया था उसका कारण क्या था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आक्रमण के कारण बताता हूं। ठीक है, ये होती है बात राघव चेतन की, और मैंने थोड़ी बहुत पद्मावती की जो पद्मिनी के जो कारण है आक्रमण का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के कारण, पहला कारण बताते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है ये कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति। अलाउद्दीन खिलजी की यानी कि एके की साम्राज्यवाद नीति। क्या होती है साम्राज्यवाद नीति? सोचना। साम्राज्यवाद नीति ये होती है कि मान लो मैं हूं, मुझे साम्राज्य चाहिए, पूरा संसार मुझे जीतना है। जैसे मेरा घर कहाँ है? कोटा में। तो मुझे क्या जीतना है? मुझे जीतना है कि मुझे कोटा, राजस्थान में मेरा घर है, तो राजस्थान के साथ साथ मुझे जीतना है, मध्य प्रदेश भी जीतना है, यूपी भी जीतना है, बंगाल भी जीतना है। और इस तरह से जीतना है कि जहां वहां का जो प्रधानमंत्री या जो वहां का सेवक है उसको नाराज करके, वहां की जनता को नाराज करके अगर आप वहां पर उस चीज को हथिया लेते हो तो वो होती है साम्राज्यवाद नीति। जबरदस्त तरीके से वहां पर लूटपाट मचाकर या वहां पर एक अपना साम्राज्य स्थापित करना, उसी को क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद नीति। एक व्यवस्थापूर्ण ढंग नहीं है साम्राज्यवाद नीति, एक मतलब मानी हुई बात नहीं है कि बिल्कुल आपसे मीटिंग की, संधि की और आपने मेरे को जीत लिया, ये साम्राज्यवाद नीति नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर आक्रमण करेंगे और साम्राज्यवाद नीति स्थापना में, ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप छोड़ो इस चीज को। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति। ठीक है, अब दूसरा और बात कर लेते हैं, ये है पद्मिनी, रानी पद्मिनी। किसके अनुसार है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति तो अमीर खुसरो के अनुसार है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है। जबकि रानी पद्मिनी कारण बताया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण, किसके अनुसार? मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, जो मैंने आपको पूरा कारण बता दिया है कि क्यों आक्रमण किया था। ठीक है, ज्यादा समझने की, क्योंकि सभी को लगभग सारी स्टोरी, सारी कहानियां पता होती है। अगर अपन फिर भी अगर आपको कुछ छूट गया हो तो बिल्कुल मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ अगर समय के अकॉर्डिंग अपन चले, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे चले तो बेटर रहेगा। ठीक है, रानी पद्मिनी। तीसरा और कारण है कि चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। मैंने आपको बताया था कि समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहां पर गई थी? गुजरात अभियान पर गई थी। तो गुजरात अभियान में जाते समय उसकी सेना को लूट लिया था किसने? समर सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी को ये सारी बातें पता है। तो वहां से जो गुजरात में जो व्यापारिक थे, बार बार संबंध स्थापित करना, तो उसमें गुजरात का, जालोर का, रणथंभौर का बीच में होना और इन बीच पर आक्रमण करके इनको जीत कर फिर गुजरात जाना, ये सारी व्यवस्था है। तो यानी कि व्यापारिक महत्व होना, जो गुजरात में मालवा में जो चौथा कारण हो सकता है कि मालवा प्लस गुजरात एक ही बात है। तो यहां पर आना जाना यानी कि उसको भी प्राप्त करना, तो बीच में क्या पड़ते थे? सब चित्तौड़ गए। तो यहाँ पर राजा से पहले मतभेद थे, तो इस कारण भी क्या हो जाता है? यहाँ पर युद्ध हो जाता है। और यहाँ के राजा कौन थे? रावल रतन सिंह। तो क्या हो जाता है? 1303 में युद्ध हो जाता है। ये सारे कारण बताए गए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति और मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मिनी, रानी पद्मिनी, जो कारण बताए गए हैं किसके कारण? युद्ध के कारण। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समझ में सभी को साम्राज्यवादी नीति समझ में आई? देखो, साम्राज्यवादी नीति आप इस तरह से समझना कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप हो मान लो, तो आप कहीं और जगह मान लो अपना घर बनाना चाहते हो या अपनी साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो वहां पर इस तरह से, इस ढंग से करोगे कि वहां के लोग आपको पसंद नहीं करे या आप जबरदस्ती वहां की चीज को हत्या रहे हो, तो वो सारी चीजें साम्राज्यवाद नीति में आती है। ठीक है, मतलब राजा से पूछे बिना वहां पर उस चीज का निर्माण करना या उस चीज को ले लेना, तो वो है साम्राज्यवाद नीति। ठीक है,
और रानी पद्मिनी मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया, कारण समझ में आया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण क्यों किया और प्रथम जौहर किस तरह से हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं युद्ध की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तेरह सौ तीन में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, चित्तौड़ का प्रथम युद्ध किसके मध्य, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज रावल रतन सिंह। ठीक है, इसमें विजेता कौन होते हैं, रावल अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह क्या हो जाती है, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त। क्या होता है सुनना, मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जाता है, डेरे डाल के रखता है। लगभग 8 महीने तक इस युद्ध के लिए इसने डेरे डाल के रखे, लेकिन अन्नपूर्ण वर्ष सब व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो बाद में क्या करना पड़ता है, फाइनली युद्ध करना पड़ता है। ये जो युद्ध की बात हुई 1303 में, उससे पहले जब रावल रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी की मीटिंग होती है और रानी पद्मिनी को देखने के लिए जो इच्छा जाहिर करता है, वो पूरी होने के बाद ये रावल रतन सिंह को बंदी बना लेता है, और उसके बाद छल कपट करने की जो नीति इनमें पहले से रही है वो पूरी हो जाती है, और रावल रतन सिंह को बंदी बनाए कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। अब एक शर्त रख देते हैं कि रानी पद्मिनी को लेके आओ, और किसको ले जाओ, रावल रतन सिंह को ले जाओ। लेकिन एक रानी पद्मिनी गर्व है, उनकी गरिमा है, उनका सम्मान है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसी करके एक रानी पद्मिनी और गोरा बादल जो रहते हैं इनके सेनापति, वो एक योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो इस तरह से पत्र लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि ठीक है, हम आपकी शर्त मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम रानी पद्मिनी को लेके आ जाएंगे, लेकिन वो जो पालकियां रहती है जिसमें दासियां जाती थी, रानियां जाती थी, तो उसमें रानी पद्मिनी के साथ 1600 स्त्रियां भी जाएगी, यानी कि 1600 दासियां भी हमारे साथ आएगी। कहाँ पर आएगी, हम रानी पद्मिनी के साथ दिल्ली भेजेंगे। इतने में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति बोलो, अरे ऐसे ऐसे थोड़ा होगा, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होने देंगे। इतने में अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, तो चुप रहे, तेरा काम कर, फालतू बीच में बोल मत। नहीं, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। जो भी रानी पद्मिनी के लिए जो शर्त बोली गई वो पागलों की तरह मंजूर है, मंजूर है बोला गया, और मंजूर है में ये शर्त भी पालकियों में मंजूर हो गई। अब गोरा बादल क्या कर देते हैं, एक योजना बनाते हैं। जो वो पालकियां रहती है 1600, कितनी पालकियां रहती है, 1600। भाई 1600 दासियों के लिए कितनी पालकियों की जरूरत पड़ेगी, 1600। लेकिन उसमें जो दासियां नहीं थी, उसमें थे दासों। दासों का मतलब वीर सैनिक थे उसमें। और उन पालकियों के जो पकड़ने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे दुबले पतले, उन दुबले पतलियों की जगह कौन भेजे गए, सैनिक भेजे गए। अब सैनिक वहां से, देखो पालकी ऐसे हुआ करती थी, ठीक है, इनको पकड़ेंगे कैसे, यहाँ पर 4 व्यक्ति, ठीक है, इसको भी 4 व्यक्ति पकड़ेंगे, और इसमें एक व्यक्ति बैठा रहेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 1600 तो ये, ठीक है, प्लस 4, ये कितने रहेंगे, 4, 4 इंटू 1600, ये कितने हो गए, 0 0 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 4 5 है 64, तो प्लस 1600 कितने हो गए, लगभग 8000। और ये 8000 क्या हो गए, सैनिक हो गए। ये 8000 क्या हो गए, सैनिक हो गए। ये पालकी में जो दासिया को बिठाना था वह दासिया नहीं थी, वहां कौन थे, सैनिक थे। और ये जो 4 पकड़ने वाले थे ये भी तलवार, इनकी तलवारें कहाँ रख दी, इसके अंदर रख दी, पालकी के अंदर। और ये पालकी में जो बैठा था ये भी तलवार लेके बैठा था, यानी कि पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ कहाँ भेज दिया, दिल्ली भेज दी। किसने, गोरा बादल। और गोरा बादल भी इनके साथ कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और जैसे ही बस ये पालकी आ गई कि हाँ हुजूर, पालकी आ गई, पालकी आ गई, रानी पद्मिनी पहुंच गई। रानी पद्मिनी के साथ 1600 स्त्रियां भी, अच्छा 1600 स्त्रियां भी। तो इतने में वो जो राजा महाराजा थे उनके मजे आ गए, भाई ठीक है 1600 स्त्रियां हमारे लिए भी आ रही है, यहाँ पर रुकेगी, उनके मजे में, ठीक है देखो कौन आई है। तो इतने में 1 2 सैनिक, 50 60 सैनिक इनको देखने जाते हैं। और देखने में जैसे ही देखते हैं तो यहाँ तो लाली नहीं थी, लाले थे यहाँ तो बड़े बड़े। और इतने में बस युद्ध हो जाता है। और युद्ध हो के क्या हो जाता है, लास्ट में फाइनली क्या हो जाता है, रावल रतन सिंह को ये क्या लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक गलत हो जाता है, बहुत ही दुख भरी खबर हो जाती है, क्या कि गोरा बादल जो रहते हैं सैनिक, यहाँ पर इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने युद्ध लड़ा था, इतना गजब तरीके से इनकी
वीरता का बहुत गजब तरह से उल्लेख किया गया है, बताया गया है इनके बारे में कि कैसे वीरता पूर्वक गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो रावल रतन सिंह है वो छुड़ा लाते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, फाइनली चित्तौड़ आ जाते हैं। ये होती है पूरी कहानी। और इसके बाद क्या होते हैं, ये बात किसको पता चलेगी, दिल्ली के शासक किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर जाएगा, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए जाएगा। लगभग बताते हैं कि 8 महीने तक डेरे डाल के रखता है, लेकिन कोई हमेशा अलाउद्दीन खिलजी की एक रणनीति होती है, क्या, एक चालबाज वाली। जैसे आपको पता होगा 1301 में क्या होता है, जो हमीर सिंह थे वहां पर भी आक्रमण करता है और 6-7 महीने तक डेरे डाल के रखता है, लेकिन समस्या नहीं होती है, जीत नहीं पाता है। तो एक संधि करने की योजना होती है, किस लालच देने की। हमेशा से अलाउद्दीन खिलजी की एक एक योजना इस तरह से रही है कि वहां से किसी भी सैनिक को या किसी भी राजा को जो सत्ता का लालच रहता था जिसमें, उसको खरीद लेता था। जैसे वहां रणबल लतीपाल को खरीद लिया, लेकिन देता नहीं था किसी को भी, किसी को देता नहीं था। वो एक बात बोल देता था कि जो तुम अपने राजा के सगे नहीं हो रहे हो तो मुझे मेरे सगे क्या हो जाए, कल तो तुम मुझे कोई मार दोगे। तो इस तरह की बात बोल देता था। तो यहाँ भी इस तरह की योजना बनाई, इस तरह से कार्यभार किया इसने। कोई बिका तो नहीं, लेकिन 7-8 महीने तक, फिर बाद में फाइनली क्या हो जाता है, 1303 में युद्ध हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के मध्य। रावल रतन सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और पद्मिनी ने, जो इनकी रानी थी, रानी का नाम क्या है, पद्मिनी। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ चित्तौड़ का क्या किया, प्रथम जौहर किया। जौहर क्या होता है, बिल्कुल मत समझिए। पहले 8th-9th की किताब में आता था कि जौहर क्या बताया जाता है, एक कुंड होता था जिसमें आग उफनती रहती थी और उस आग में कूदना होता था। बहुत ही, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि जौहर क्या होता है। रूह कांप जाए लोगों की। आप समझिए कि किस तरह से इन्होंने जौहर किया होगा। बिल्कुल उस चीज में मत जाइए आप। प्रथम जौहर हो गया, ठीक है। जौहर क्या होता है ये समझना आप, कि जौहर कौन करते हैं, हमेशा रानी करती है। जबकि जो वीर गति को रावल रतन सिंह जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसको क्या बोलेंगे, केसरिया। और जो केसरिया प्लस जौहर दोनों हो गए, उसको क्या बोलेंगे, साका बोलते हैं। यानी कि चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था, 1303 में, ठीक है। नोट लगा देता हूं, लिखा देता हूं यहां पर, ताकि आपको ध्यान रह जाए। साका क्या होता है, क्या होता है, जौहर प्लस प्लस क्या होता है, केसरिया। केसरिया कौन करेगा, राजा। जबकि जौहर कौन करेगी, रानी। पहले केसरिया होता है, उसके बाद जौहर होता है, ठीक है। एक आता है अर्धसाका। अर्धसाका का मतलब या तो जौहर या साका, या तो जौहर या केसरिया। और एकमात्र अर्धसाका कहां हुआ था, जैसलमेर में। ठीक है, ये होती है बात जौहर की, साका की, अर्धसाका की, ठीक है। पता लग गया जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिसको पता नहीं हो कि जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है। केसरिया का मतलब वो जब वीर गति को, सॉरी, जब लड़ने के लिए जाते हैं राजा, तो एक केसरिया धारण करते हैं और उससे लड़ाई करते हैं, ठीक है। जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसको केसरिया हो गया, ठीक है। इसकी सूचना पता चलती है वहां के रानियों को, तो वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। एक आता है सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है कि पति, जैसे अपने जो पति रहते हैं, जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं के साथ जो जलाया जाता है उनको, तो उन्हीं के साथ क्या होना, सती होना। और एक होता है, एक और आता है अनुमरण। अनुमरण क्या होता है कि जैसे मान लो रानी बाहर है, उनको पता नहीं है कि हमारे जो पति है वो नहीं रहे, तो उनकी कोई निशानी के साथ क्या बोलते हैं, अनुमरण उसको। ये छोटी सी जानकारियां हैं जो आप ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, अनुमरण। किसी निशानी के साथ, जैसे आपको पता होगा उमा दे, जब उमादेव जब मालदेव की जब वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जब मालदेव मृत्यु हो गई थी मालदेव की, तो वो मालदेव की कुछ निशानियों के साथ जो उमादेव है वो सती हो गई थी, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुमरण बोलते हैं।
अनुमरण किया था उन्होंने, सती नहीं हुई थी। सती प्रथा क्या है? पति के साथ सती होना, ठीक है, समझ में आ गया। और साका समझ में आ गया, अर्ध साका समझ में आ गया। और ये अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल रतन सिंह, ये 1303 में जो प्रथम चित्तौड़ का प्रथम युद्ध है, और चित्तौड़ का प्रथम जौहर है, वो किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। 1600 स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के साथ 1600 स्त्रियों ने भी क्या किया था? जौहर किया था। एकमात्र घटना है, एकमात्र बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह से इन्होंने जौहर किया होगा। फिल्म आई थी, उनमें देखना, बिल्कुल आपके आंसू आ जाएंगे, इस तरह से चित्रण किया गया है इनका, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अब यहाँ पर आक्रमण हो गया और रावल रतन सिंह क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के क्या बन जाएंगे? सूबेदार बन जाएंगे। बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, वो क्या चल जाएंगे? दिल्ली चल जाएंगे। देखो, अलाउद्दीन खिलजी, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं लिखा रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, क्या नाम था? खिज्र खां। उसको क्या बना दिया? चित्तौड़ का सूबेदार। अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है? 1316 में मृत्यु हो जाती है। ये तो खुद कहां चला जाता है? खुद दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी तो अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का सूबेदार बना देता है। कहां का? चित्तौड़ का सूबेदार बना देता है। और खुद कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। समय बीतता जाता है, 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब खिज्र खां को भी ये सूचना पता चलेगी, तो बीमार, जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार होता है तभी वो वहां पर पहुंच जाता है। लगभग बताते हैं कि 1313 1314 के लमसम खिज्र खां कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। और खिज्र खां जो है वो एक नाम रहता है, आपको बताया होगा मैंने, मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? मालदेव सोनगरा। क्या नाम रहता है? मालदेव सोनगरा, ठीक है। इसको एक और नाम से बोला जाता है मूछाला मालदेव। सभी जो ऑनलाइन बने हुए चाहे कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं खुश हूँ इस चीज से कि चाहे कम देखो, कोई भी देखे, क्लास अपनी रेगुलर बनी हुई है। चाहे 2 बच्चे ऑनलाइन हो, 4 बच्चे ऑनलाइन हो, बस आप वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। जालोर का सूबेदार था ये। कहाँ का? जालोर का। कहाँ का था ये? जालोर का। और मालदेव सोनगरा, इसको क्या बोला जाता है? मूछाला मालदेव। बड़ी बड़ी मूछे वाला था ये, इसलिए मूछाला मालदेव भी बोलते हैं। इसको क्या बनाया? चित्तौड़ का सूबेदार बनाया। और कहां चला जाता है? खिज्र का दिल्ली चला जाता है। यानी कि खिज्र का भी अब कहां गया? दिल्ली चला गया। अब अधिकार किसका हो गया? मालदेव सोनगरा का हो गया, ठीक है। तो खिज्र खां के बाद मालदेव सोनगरा को क्या बनाया? मूछाला मालदेव को क्या बनाया? सूबेदार बनाया चित्तौड़ का। अब भी मालदेव सोनगरा यहाँ पर शासन करेगा, इसके पुत्र यहाँ पर शासन करेंगे। फिर बाद में आएंगे राणा वंश, और सिसोदा के सिसोदिया यहाँ पर क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। वो बाद में भी बताऊंगा मैं आपको। तो चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा? खिज्राबाद रखा। खिज्र खां को सूबेदार बनाया। उसने बाद में मालदेव सोनगरा को, जो मुछला मालदेव है, जो जालोर के, जालोर में कौन से राजपूत हुए थे? सोनगरा राजपूत हुए थे, ये भी आप ध्यान रखना। मुछला मालदेव को चित्तौड़ का क्या बनाया? सूबेदार बनाया, ठीक है। वो खुद दिल्ली चला गया। ये बात होती कुछ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट और पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सभी को समझ में आया? और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है रावल रतन सिंह के बारे में, इतनी सी जानकारी मैंने आपको दी है।
अब और आ जाता है, नोट लगाना है एक और। आपको पता होगा एक ठिकाना था सिसोदा, मैंने बताया था आपको, इनकी एक शाखा कहां पर थी? सिसोदा में, जहां पर कौन हुए? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के सूबेदार थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, राणा लक्ष्मण सिंह। अपने 7 पुत्रों के साथ चित्तौड़ के युद्ध में शामिल हुए। यानी कि राणा लक्ष्मण सिंह जो है, ये सिसोदा में जो राणा थे, सिसोदा में इनके ही वंशज, एक गुहिल वंश के 2 पुत्र हुए थे, मैंने आपको बता दिया, एक तो राणा थे, एक रावल थे। रावल को तो चित्तौड़ मिला, जबकि राणा को एक सिसोदा ठिकाने की स्थापना करी और वहां पर सिसोदिया वंश की स्थापना करी। तो राणा लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों के साथ चित्तौड़ के जो युद्ध हुआ था उसमें शामिल हुए थे, ठीक है, इतनी सी बात। इसके बाद और बात करें, और क्या रह जाता है? रावल रतन सिंह कंप्लीट हो जाता है, और क्या रह जाता है? काफी है शायद, और आपको लिखाने की जरूरत नहीं है कि जो हीरामल तोता है उसने बखान किया था रावल रतन सिंह के किसका? रानी पद्मिनी का, सुंदरता का। और जो राघव चेतन है उसने सुंदरता का वर्णन किससे किया? अलाउद्दीन खिलजी से। ये इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोट, इधर देखो, इधर कौन है चित्तौड़ का? चित्तौड़ का शासक कौन है? मालदेव सोनगरा, ठीक है। और इधर कौन है? सिसोदा, सिसोदा के शासक या सूबेदार कौन है? राणा हमीर, राणा हमीर सिसोदिया। अब मुझे एक बात बताइए कि राणा हमीर सिसोदिया, ये सारी जानकारी देख रहे हैं, सब कुछ देखते चल रहे हैं भाई, वहां पर 1326 की बात हो जाती है। ये बात कब की हो जाती है? 1326 की। चित्तौड़ का शासक मालदेव सोनगरा जो बाहर से आकर बना हुआ है, हम कैसे देख लेंगे? राणा हमीर तक बात हो जाती है, और राणा हमीर सिंह मालदेव सोनगरा के पुत्र रहते हैं, उसका नाम रहता है जय सिंह। क्या नाम रहता है? जय सिंह या जैसा, 2 नाम होते हैं, जय सिंह भी बोलते हैं और जैसा भी बोलते हैं इसको, राजा जैसा, ठीक है। इनसे क्या कर देते हैं? राणा हमीर युद्ध कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं, और ये विजय हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं? पराजय हो जाते हैं। और राणा हमीर सिंह का क्या हो जाता है? वहां पर अधिकार हो जाता है। और राणा हमीर सिंह प्रथम शासक होते हैं, वास्तविक शासक होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? सिसोदिया वंश की स्थापना कर देते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक कौन कहलाते हैं? राणा हमीर सिंह प्रथम शासक होते हैं। तो राणा हमीर सिंह सिसोदा के ठिकाने का सूबेदार थे, वहां पर ये सारी जानकारी ये सब देखते रहे, और फिर क्या कर लेते हैं, क्योंकि चित्तौड़ इनके ही वंशज का ही एक भाग, इनके वंशज का एक ठिकाना। तो चित्तौड़ जब इनका हो जाएगा तो ये कैसे देखते रहेंगे? तो इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, और आक्रमण करने के लिए कौन था यहाँ पर युद्ध? जय सिंह, इनके ही सोनगरा, जो मालदेव सोनगरा है इनके पुत्र थे जय सिंह, इनसे युद्ध लड़ते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं ये, और ये इधर क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं, और चित्तौड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और 1326 की बात होती है, 1326 में सिसोदिया वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? राणा हमीर सिंह, ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से शासक हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं, अधिकतर क्या हुए? प्रतापी शासक हुए हैं, नाम है इनका, विख्यात हुए हैं ये। तो अब मुझे आप ये बताइए कि सभी को जो रावल रतन सिंह है वो पूरा समझ में आया? कोई आपको डाउट या कोई चीज रह गई हो या बताई नहीं हो? बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग मैंने लगभग सब बताया है आपको, सारी जानकारी एक ही क्लास में खत्म करना था इसको, सब समझ में आया, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।